गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नॉर्म्स फॉर सीएसएस एंड सीएस स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया जैसे ही 16th फाइनेंस कमीशन की साइकिल में एंटर कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन एक प्री कंडीशन होगी। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या सेंट्रल सेक्टर स्कीम कोई भी है, उसे कंटिन्यू करना है बियॉन्ड मार्च 2026। तो नीति आयोग जो है वो करंटली इवैल्यूएशन कर रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की। कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम या सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसको कंटिन्यूशन नहीं मिलेगी बिना थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन की। और इवैल्यूएशन जो है वो पॉजिटिव आउटकम्स दिखाने चाहिए। उसमें जो पैसा मांगा जा रहा है या मैंडेट मांगा जा रहा है उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए और परफॉर्मेंस बेस्ड उसकी नेसेसिटी होनी चाहिए। ऐसा करने से गवर्नमेंट ने पहले भी अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर को सब्सटेंशियली बढ़ाया है, पैसा बचाया है। मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि एवेल्यूएशन स्टडीज़ की जाएं बाय द एंड ऑफ जुलाई दिस ईयर और अप्रूवल लिया जाए कंटिन्यूएशन के लिए स्कीम्स को, अगर वो मार्च 2026 से ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी से अप्रूवल लिया जाए। मिनिस्ट्रीज़ जो है उनको 5.5 टाइम्स देयर एवरेज एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो पैसा मिलेगा उस स्कीम के लिए। जैसे कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो और पैसा मांग रही है वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के लिए। तो पहले तो समझें हम कि ये है क्या। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है वो प्रोग्राम्स होते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट फंड करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसकी स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। जैसे पीएम पोषण स्कीम हो गई, पीएम आवास योजना हो गई। अब इसमें होता क्या है, 60% तो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% जो है वो नॉर्मली स्टेट्स देती हैं पैसा। और अगर आप स्पेशल उसमें कैटेगरी स्टेट्स देखोगे तो 75% जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। और जो हिली स्टेट्स हैं या जो जिनकी टेरेन थोड़ी वो है डिफ़िकल्ट है, वहाँ पर 90% स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। ऐसे ही अगर हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स देखें, वो तो फुली फंडेड और इम्प्लीमेंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट होती है, मतलब 100% उसमें पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सर्ज इन बैंक फ्रॉड वैल्यू। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक बैंक फ्रॉड जो है वो रिड्यूस हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 में, लेकिन जो अमाउंट है वो लगभग 3 गुना बढ़ गई है और मोस्टली जो है केसेस डिजिटल पेमेंट से ही जो हैं वो हो रहे हैं। तो जैसे कि इसमें रिपोर्ट में पता लग रहा है आरबीआई की कि चाहे रिपोर्टेड बैंक फ्रॉड केसेस जो हैं वो कम हुए हों, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ गई है, लगभग 3 गुना बढ़ गई है। तो टोटल अमाउंट जो इन्वॉल्व है बैंक फ्रॉड केसेस में, जो 12,230 करोड़ रुपए होती थी पहले, वो 36,000 करोड़ से ऊपर की पहुंच चुकी है, मतलब 194% का इंक्रीज़ है। तो लगभग 36,000 करोड़ की जो ये फ्रॉड वैल्यू है, इसमें 33,000 करोड़ से ज़्यादा तो जो है, मतलब 92% जो है वो एडवांसेस या लोन्स जो हैं उसकी वजह से जो है बैंक की प्रॉब्लमेटिक लैंडिंग प्रैक्टिसेस की वजह से जो है वो फ्रॉड में पैसा गया है। तो ये जो लोन रिलेटेड फ्रॉड्स हैं, इसमें डाइवर्जन ऑफ फंड्स हो जाते हैं, ओवर वैल्यूएशन हो जाती है कई बार कोलैटरल की, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाती है बोरोवर्स द्वारा। तो अगर हम नंबर में देखें, मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स के थे उसमें कार्ड्स और इंटरनेट बैंकिंग के फ्रॉड हुए, लेकिन वो सिर्फ 520 करोड़ रुपए की अमाउंट के फ्रॉड थे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे ज़्यादा जो है टोटल फ्रॉड केसेस देखने को मिले हैं, लेकिन जो वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में फ्रॉड की जो है वो केसेस की है। तो प्राइवेट बैंक्स जो है वो चाहे स्मॉल वैल्यू फ्रॉड जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो लार्ज टिकट लोन फ्रॉड्स को सबसे ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं। तो आरबीआई के मुताबिक फ्रॉड जो है वो एक साल में जो इस साल जो है रिपोर्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो इसी साल हुए हैं, वो कई बार पिछले कुछ सालों के भी जो है वो इस साल भी आकर रिपोर्ट हो रहे हैं। और जो रिपोर्टेड अमाउंट्स हैं वो कोई फाइनल लॉसेज नहीं है, ऑफ कोर्स बैंक्स जो है वो रिकवर करेंगे उस पैसे को। आरबीआई जो है उसने कई तरह के मल्टीपल रेगुलेटरी और सुपरविजरी इंटरवेंशंस भी जो है प्लान किए हैं कि कैसे सुपरविजन जो है प्राइवेट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर कैसे स्ट्रेंथन की जाए। आरबीआई जो है वो एक न्यू कैश फ्लो बेस्ड स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क भी बना रहा है लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बैंक्स को असेस करने के लिए। आरबीआई जो है वो एक फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है जिससे कि अप टाइम और रिजिलियंस ऑफ डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को रियल टाइम में देखा जा सकेगा। आरबीआई जो है वो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स को भी टाइटन करना चाह रहा है। अब
अब गवर्नमेंट ने भी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं, जैसे सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री, जो एक सर्चेबल ऑनलाइन डेटाबेस है, बैंक्स को हेल्प करता है ट्रैक करने को फ्रॉड हिस्ट्री अक्रॉस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो बिफोर सैंक्शनिंग एनी न्यू लोन। फिर ऐसे ही कॉन्फिस्केशन ऑफ असेट्स किए जा सकते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, ईडी है, जो एक्टिवली परसू कर रहे हैं हाई वैल्यू फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस को। फिर पीएसबी के लिए, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके लिए गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। टॉपिक इकोनॉमी गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है कमर्स और इंडस्ट्री के, उन्होंने एक न्यू यूनिफाइड हेडक्वार्टर जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का इनाग्रेट किया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक नॉन प्रॉफिट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 1997 में जॉइंटली सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री द्वारा। नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी है, एक ऐसा मैकेनिज्म बना के देती है जो कि इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट करती है प्रोडक्ट, सर्विसेज और प्रोसेसेस की। एक मेजर रोल प्ले करती है ये नेशनल लेवल पर प्रोपेगेट, अडॉप्शन या अधेरेंस के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की इन ऑल इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ एक्टिविटीज़। तो इंडियन इंडस्ट्री जो है इसमें QCI में 3 प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशंस द्वारा रिप्रेजेंटेड है, एसोचैम, CII और FICCI। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एम्पावर फ्रेमवर्क। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बाकी की कंट्रीज़ में हायर प्राइसेस जो हैं उसने स्मोकिंग को कम कर दिया है, लेकिन इंडिया में प्राइसेस लो होने की वजह से अफोर्डेबिलिटी है टबैको की, तो उसकी वजह से जो WHO की एम्पावर फ्रेमवर्क है वो अंडरमाइन हो रहा है। एम्पावर फ्रेमवर्क क्या है? टबैको कंट्रोल का जो कन्वेंशन है उसके अंडर की एक फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया था 2008 में। एक 6 कॉस्ट इफेक्टिव और हाई इम्पैक्ट मेजर्स हैं। मॉनिटर करना टबैको यूज़ और प्रिवेंशन पॉलिसीज़ को, प्रोटेक्ट करना पीपल फ्रॉम टबैको स्मोक से, ऑफ़र करना उनको कि वो टबैको यूज़ को क्विट करें, वार्निंग देना डेंजर्स ऑफ टबैको की, एनफोर्स करना बैन्स ऑन टबैको एडवर्टाइजिंग, टैक्सेस रेज करना टबैको पर। तो ये कुछ ऐसे 6 कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स हैं जिससे कि लोग टबैको को क्विट कर सकें। तो इसने एक सिग्निफिकेंट रोल भी प्ले किया है एनकरेज करने में स्मोकर्स को कि वो स्मोकिंग क्विट करें। तो WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल क्या है? फर्स्ट ऐसी ट्रीटी है जो कि अंडर द WHO जो है वो नेगोशिएट हुई है, और पहली एविडेंस बेस्ड ट्रीटी है अडॉप्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 2003। 180 कंट्रीज़ जो हैं ग्लोबली इसको रेटिफाई कर चुकी हैं, और स्ट्रेटजी जो इसने इम्पोर्टेंस पर ये फोकस करती है इम्पोर्टेंस पर उन स्ट्रेटजीज़ की जिससे कि बोथ डिमांड और सप्लाई जो है वो कम हो सके टबैको की। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नो योर डिजिपिन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो है वो 2 ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है लॉन्च किए हैं, नो योर डिजिपिन एंड नो योर पिन कोड। नो योर डिजिपिन क्या है? एक ओपन सोर्स इंटरऑपरेबल जियो कोडेड ग्रिड बेस्ड डिजिटल एड्रेस सिस्टम, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने IIT हैदराबाद और NRSC I0 के साथ मिलकर डेवलप किया है। काइंड ऑफ इसको आप एड्रेस एज अ सर्विस मान सकते हो। तो ये एक सर्विसेज हैं जो कि एड्रेस डेटा मैनेजमेंट के लिए दी गई हैं, सिक्योर और एफिशिएंट इंटरेक्शन के लिए बिटवीन यूज़र्स, गवर्नमेंट एंटिटीज़ और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। तो नो योर डिजिपिन के अंदर आप प्रिसाइज जियो लोकेशन बेस्ड आप अपने डिजिपिन को रिट्रीव कर सकते हो। इससे लोकेशन मैपिंग ईजी हो जाती है, लॉजिस्टिक्स एनहेंस होते हैं, और इमरजेंसी रिस्पांस में भी हेल्पफुल रहता है। फ्यूचर में अगर GIS बेस्ड डिजिटलाइजेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी करनी होगी तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। लोकेशन की एक्यूरेसी अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स से एनहेंस हो रही है, और ये अवेलेबल है सभी मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो अपने वर्क फ्लोज में इंटीग्रेट कर लें। अब पिन कोड वेब एप्लीकेशन क्या है? नो योर पिन कोड वेब एप्लीकेशन 6 डिजिट पिन कोड सिस्टम 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक नेशनल जियो फेंसिंग एक्सरसाइज की अक्रॉस ऑल पोस्टल जुरिस्डिक्शंस, और जियो रेफरेंस कर दिया सभी पिन कोड बाउंड्रीज को ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यशोदा AI। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यशोदा AI जो है, जो कि विमेन के AI लिटरेसी को और डिजिटल अवेयरनेस को एनहांस कर रहा है, उसको भी रिसेंटली बरेली में जो है वो कंडक्ट किया गया है सेशन को। यशोदा AI एक इनिशिएटिव है नेशनल कमीशन फॉर विमेन का, विमेन को एम्पावर करने के लिए, ताकि वो मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर सके विकसित भारत में। तो उनको एम्पावर करना, चाहे वो रूरल और ख़ासकर जब वो रूरल और सेमी अर्बन कम्युनिटीज़ को बिलोंग करती हों। तो
क्रिटिकल इश्यूज़ पर इस पर डिस्कशन होती है, एआई ड्रिवन क्राइम्स, डिजिटल प्राइवेसी, प्रैक्टिकल सेफ्टी स्ट्रेटजीज़ पर। इसमें स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स और विमेन फ्रॉम द पुलिस फोर्स को एंगेज किया जाता है। अब नेशनल कमीशन फॉर विमेन क्या है? ऑटोनॉमस और स्टेचुटरी बॉडी है, 1992 में बनाई गई नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट के अंडर। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं और एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। चेयरपर्सन और बाकी जो मेंबर्स हैं इनकी 3 ईयर्स की टर्म होती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने अपना कंटिजेंट भेजा है 17th एडिशन के लिए, इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। एक एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको ऑल्टरनेटिवली इंडिया और मंगोलिया में कंडक्ट किया जाता है इंटरऑपरेबिलिटी एनहेंस करने के लिए बिटवीन द टू फोर्सेस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, काला नमक राइस। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है कमर्स मिनिस्ट्री के साथ कंसल्टेशन की है और कहा है कि वो काला नमक राइस को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और मेजॉरिटी और लार्ज बुद्धिस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ में। काला नमक एक ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ पैडी है जिसमें ब्लैक हस्क और स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है। इसको हम मानते हैं कि ये लॉर्ड बुद्धा का गिफ्ट है और ये नॉन बासमती एरोमेटिक राइस है। 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तेराई रीजन के नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और नेपाल में, वहाँ पर इसे उगाया जाता है। रिच है ये आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स में, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका और इसको जीआई टैग भी जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is norms for centrally sponsored schemes and central sector schemes. This topic is important for your governance section. So as India is gearing up for 16th Finance Commission cycle, Union government has mandated third-party valuation as a precondition for the continuation of centrally sponsored schemes and central sector schemes beyond March 2026. Niti Aayog is already conducting the evaluation of the centrally sponsored schemes. No centrally sponsored scheme or central sector scheme will be appraised for continuation without a third party evaluation. Evaluation must reflect positive outcomes, justification of the mandate, and performance based necessity. Such exercise in the past had allowed the central government to enhance its capital expenditure substantially. So ministries and departments have been asked to conduct evaluation studies of their schemes by the end of July this year, and they have to get approval for continuation of schemes beyond March 2026 from the Expenditure Finance Committee. So ministries will get allocations 5.5 times their average actual expenditure. For example, the Ministry of Health and Family Welfare sought more funds for vaccination programs. Of course, they'll have to get the mandatory third-party evaluation. So what are centrally sponsored schemes? They are the programs funded mostly by the union government and they are implemented by state governments. Central sector schemes, on the other hand, are fully funded and implemented by the union government. While in the case of central sector schemes, the government of India bears 100% of the cost. In centrally sponsored schemes, the scheme expenditure is shared in the predefined ratio between central and state governments, like 60-40, 75-25, and 90-10 in special for elite states. So the next topic is surge in bank fraud value. This topic is important for your economy section. So according to RBI's annual report, bank frauds reduced in 2025, but the amount went up almost 3 times. Okay, so this is a surprising trend, and RBI has revealed that even as the number of reported bank fraud cases fell by over 34%, the monetary value involved surged nearly threefold. The total amount involved in bank frauds rose from 12,000 crore to about 36,000 crore in financial year 2025, which is suggesting an increase of 194%. So of the 36,000 crore fraud reported in 2025, nearly 33,000 crore, that is over 92%, were related to advances or loans. And these loan related frauds have often involved diversion of funds, overvaluation of collateral, and misrepresentation of financial statements by borrowers. In terms of number, the majority of cases were digital payment frauds, which involved cards and internet banking. So however, these only accounted for 520 crore rupees of the total amount. Private sector banks accounted for the majority of the total fraud cases. However, the maximum value of frauds was reported by the public sector banks, which indicates that while private sector banks experience more frequent small frauds, the public sector banks continue to struggle with large ticket loan frauds. According to RBI,
Frauds reported in a given year might have occurred in earlier years also, and reported amount does not necessarily represent final losses because banks are going to recover them. Okay. So don't get any wrong impression of this information. So, recognizing the gravity of the situation, RBI has proposed multiple regulatory and supervisory interventions. Like RBI plans to strengthen supervision of private banks and small finance banks, and the RBI is also developing a new cash flow based stress testing framework to assess the liquidity position of banks. RBI is also working on framework to monitor the uptime and resilience of digital banking services in real time. RBI is expected to tighten reporting mechanisms also. Apart from that, government has also launched some complementary initiatives like the Central Fraud Registry, which is a searchable online database which helps banks to track fraud history across financial institutions before sanctioning any new loan. Then we have the Fugitive Economic Offenders Act, and SFIO, that is Serious Fraud Investigation Office, and ED have been actively pursuing high value fraud cases. In public sector banks, governance reforms and accountability mechanisms have also been improved. Okay. So the next topic is Quality Council of India. This topic is important for your governance and your economy section. Minister of State for Commerce and Industry has recently inaugurated the new unified headquarters of the Quality Council of India. So, Quality Council of India is a non-profit autonomous organization which was set up in 1997 jointly by the Government of India and Indian industry. It works as the national accreditation body. It has been established to create a mechanism for independent third-party assessment of products, services, and processes. It plays a pivotal role at the national level in propagating adoption and adherence to quality standards in all important spheres of activities. Indian industry is represented by in QCI by the three premier industry associations, namely ASSOCHAM, CII, and FICCI. Okay. So the next topic is Empower Framework. This topic is important for your social issues. So, unlike in other countries where higher prices have deterred smoking, prices remain low in India. Tobacco affordability undermines the World Health Organization's Empower Framework. So, Empower Framework has been made in line with WHO Framework Convention on Tobacco Control, which and WHO introduced this framework or these measures in 2008. It is a set of 6 cost-effective and high-impact measures like monitoring the tobacco use and prevention policies, protecting people from tobacco smoke, offering help to quit tobacco use, warning about the dangers of tobacco, enforcing bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship, raising taxes on tobacco. So, Empower measures have played a significant role in encouraging smokers to consider the most effective ways to quit smoking. What is the WHO Framework Convention on Tobacco Control? It is the first treaty negotiated under the auspices of WHO. It is an evidence based treaty which was adopted by the World Health Assembly in 2003. As of now, 180 countries have ratified this framework. So, this framework asserts the importance of strategies to reduce both demand and supply of tobacco. Okay. The next topic is Know Your Digipin. This topic is important for your governance section. Recently, Department of Posts has launched 2 transformative digital platforms, that is Know Your Digipin and Know Your PIN Code. So Digipin is an open source, interoperable, geo-coded, grid-based digital address system developed by the Department of Posts in collaboration with IIT Hyderabad and ISRO. It offers address as a service, which is an array of services associated with address data management to support secure and efficient interactions between users, government entities, and private sector organizations. So, Know Your Digipin portal enables users to retrieve their Digipin based on precise geolocation. This initiative simplifies location mapping, enhances the logistics and emergency response. It also lays the foundation for the future GIS-based digitalization of service delivery. It will also enhance location accuracy across multiple sectors. It is now available to all ministries, state governments, institutions for integration into their workflows and users for their own use. So, what is Know Your PIN Code web application? It is the 6-digit PIN code system introduced in 1972. The department undertook a national geofencing exercise across all postal jurisdictions to georeference all the PIN code boundaries of the country. Okay. The next topic is Yashoda AI. This topic is important for your
social issues. Yashoda AI is meant to advance women's AI literacy and digital awareness, and it was held at a university in Bareilly. So, Yashoda AI is an initiative of National Commission for Women. It will empower women to contribute meaningfully to Viksit Bharat. The initiative aims to empower women, especially from rural and semi-urban communities, and the program aims to go beyond traditional learning by hosting in depth discussions on critical issues like AI driven crimes, digital privacy, and practical safety strategies. It will actively engage students, educators, and women from the police force. What is National Commission for Women? It is an autonomous and statutory body established in 1992 under the National Commission for Women Act 1990. It consists of a chairperson, five members, and a member secretary. And the chairperson and every member shall hold office for a period of 3 years. So the next topic is exercise nomadic elephant. This topic is important for your security section. So Indian Army contingent departed recently for 17th edition of India-Mongolia Joint Military Exercise Nomadic Elephant. It is an annual joint military exercise conducted alternatively in India and Mongolia. The aim of the exercise is to enhance interoperability between the two forces. So the next topic is Kala Namak rice. This topic is important for your economy section. So Uttar Pradesh government in consultation with Commerce Ministry is planning to promote the export of Kala Namak rice to countries with majority or large Buddhist populations. So Kala Namak rice is a traditional variety of paddy with black husk and strong fragrance. It is considered a gift from Lord Buddha. It is a traditional non-basmati aromatic rice. It is grown in 11 districts of Terai region of northeastern Uttar Pradesh and in Nepal also. It is a nutritional powerhouse which is rich in iron and antioxidants. It also has a low glycemic index, so it is a healthy dietary choice, especially for diabetics. It is protected under the GI tag system also. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.